Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज का जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी. कई लोग हल्ला मचाने लग गए, सर न्यूमेरिकल करवाने थे, लेकिन बेटा न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम लोग इस छोटे से टॉपिक को पहले फिनिश करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल्स ही करवाने वाला हूं. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सर कूलाम्स लॉ पे बहुत ही कम न्यूमेरिकल आपने करवाए और उससे हमारा मन नहीं भरा, उससे हमारा पेट नहीं भरा है. कोई बात नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, और न्यूमेरिकल करवाऊंगा. लेकिन पहले छोटे से टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, जिससे क्या एक टॉपिक हो जाएगा कि भैया एक और टॉपिक हमारा कवर हो चुका है. ठीक है, सो व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी. हिंदी मीडियम, आवेश घनत्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व. हिंदी मीडियम साथ में लिखते चलिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व. अब देखो ये क्या होता है, जब कभी भी आपका कोई चार्ज जो है यूनिफॉर्मली, देखो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली बात कर रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्मली एक लाइन के अलोंग क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस समय हम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना होता है. मान के चलो आपके पास में एक रॉड है जिसकी लेंथ है लेंथ है L. मान के चलो इसकी लेंथ है L और इस पर मैंने चार्ज दिया है और वो चार्ज है Q. तो भैया आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगी, वो बनेगी चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. बेसिकली हम लोग इसे चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं. लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो यहां से देख के जरा मुझे बता दीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी यदि मैं यहां पर लिखता हूं तो जनरली हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो भैया लैम्बडा बराबर आएगा चार्ज मतलब Q और लेंथ मतलब L. सो लैम्बडा विल बी इक्वल्स टू Q बाई L. ठीक है, यूनिट की यदि मैं बात करता हूं तो भैया चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, लेंथ की यूनिट होगी मीटर. तो लैम्बडा की जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलाम पर मीटर. C कैपिटल है, कूलाम पर मीटर will be the unit of what? लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब आप लोग यहां से इसके डायमेंशंस निकाल के अपने पास में रख लेना, क्योंकि वो भी काम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, भूले भटके कुछ भी पॉसिबल है. ठीक है, इसके अलावा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहीं और यूज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. इस बात को ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि सर इसके अलावा तो कहीं यूज नहीं होगी. कहीं पे भी हो सकती है. ये तो मैंने एक रॉड का एग्जांपल दिया है. मान के चलो मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपके पास में ये रिंग है. ठीक है, इसकी रेडियस R है, ये आपके पास में रिंग है, और मैंने बोला इस पर जो चार्ज है वो है Q. तो बताइए लैम्बडा कितना आएगा? सिंपल सवाल है, फटाफट कर दीजिए. कैसे करोगे? तो भैया लैम्बडा बराबर आएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. लेंथ कितनी? 2 पाई r. खत्म. इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, इसकी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी आगे चल के, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे उस समय ऐसा सवाल, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहां पर अभी यूज किया है. कोई रिंग है, अब ऐसा भी हो सकता है आधी रिंग ले लूं, क्वार्टर रिंग ले लूं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं? यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पर देखो एक बात हमेशा बोल रहा हूं कि भैया चार्ज जो है वो मैंने बोला है यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या बोला है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका मतलब हिंदी मीडियम एक समान रूप से आवेश वितरित है, और यहां पर भी जो चार्ज Q है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब मैंने बोला नहीं है, और जब मैं नहीं बोल रहा हूं तो मोस्टली उसका मीनिंग यही रहेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान आवेश वितरण है. तो उस समय लैम्बडा बराबर Q अपॉन 2 पाई r मैं यहां पर लिख दूंगा. लैम्बडा बराबर Q बाई L इस केस में आ जाएगा, कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी. डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं, है कि नहीं है? अरे हो ना? सर हैं, मान लेते हैं सर हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो.
इस पे मैं सवाल करवाऊंगा, ध्यान रखना। आज के लेक्चर में करवा दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, और नहीं करवाया तो टेस्ट तो इंतजार करते ही रहते हैं। अब मैंने बोला मान के चलो, लेट्स से इफ चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनयूनिफॉर्मली, या मतलब जो भी लिखना चाहो वैसे लिख दो, क्या बार बार सेम चीज को लिख रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ध्यान रखना लैम्बडा विल बी रिटन एज dq बाई dl, लैम्बडा विल बी रिटन एज dq बाई dl। तो इस केस में जब आपका चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब जब चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो आपको कई बार चार्ज की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, dq बराबर लैम्बडा इंटू dl, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हो। और यदि मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि भैया जी टोटल चार्ज बता दीजिए, तो आप बोलोगे सर जी टोटल चार्ज का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ dq, मतलब देखो इंटीग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो ओवरऑल आप यहां पर ले सकते हो q बराबर इंटीग्रेशन लैम्बडा डॉट dl। अब यहां पर जाहिर सी बात है लैम्बडा जो है वो मोस्टली आपका लेंथ का या डिस्टेंस का ही क्या होगा, एक फंक्शन होगा। लैम्बडा क्या होगा, एक इसका ही फंक्शन होगा। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इतना मुझे बता दीजिए। अरे बोलो सही है कि गलत है। सर ये तो आपको ही पता, हमें क्या मालूम, हम तो बस नन्हे से मुन्ने से छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, हमें कहां सर आप हमारी जान लेने पर तुले हुए हो। चलो एक काम करते हैं, इस पे एक सवाल करवा देता हूं। लेट्स से क्वेश्चन, ये आपके पास में एक रॉड है, ये आपके पास में एक रॉड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, लेंथ इज गिवन एज l, और बोला गया है चार्ज डेंसिटी। अब देखो मैंने यहां पे लीनियर वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन ये अब कॉमन सेंस आपको लगाना है। चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज लैम्बडा x, ठीक है, लैम्बडा x ले लेता हूं, या फिर 2 लैम्बडा x ले लो, 2 लैम्बडा x गिवन है, ठीक है। और पूछा है फाइंड चार्ज ऑन रॉड, ये सवाल है। कैसे करना है फटाफट से बता दीजिए, सब फॉर्मूला आपके सामने, कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर जी Q बराबर आपने बताया है इंटीग्रेशन लैम्बडा डॉट dl। अब सर इसमें लैम्बडा यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम फंसा दिया आपने। बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर लैम्बडा का मतलब क्या था, यहां पर लैम्बडा का मतलब हुआ करता था चार्ज डेंसिटी, जिसे आवेश घनत्व हिंदी में बोल रहे थे। तो लैम्बडा ये है, यहां पर लैम्बडा आपको टाइम पास के लिए दिया है, मतलब ये लैम्बडा की ही पूरी वैल्यू 2 लैम्बडा x है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भैया जी आपका Q आएगा इंटीग्रेशन 2 लैम्बडा x इंटू dl, dl का मतलब क्या है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अब देखो मैंने सवाल को थोड़ा सिंपल रखा है। अब यहां पर आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि x इज द वेरिएबल और लैम्बडा इज द कांस्टेंट। सर आपने बोला नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भैया गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, कि आप यहां पर ऐसे भी लिख लीजिए, सर जी चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज 2 लैम्बडा x, वेयर लैम्बडा इज अ कांस्टेंट एंड x इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तो समझ गया, ओके। तो यहां पर आप लिखेंगे dx और लिमिट लगेगी 0 से लेकर के l तक। तो 2 लैम्बडा कांस्टेंट है, बाहर x का इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आएगी 0 से लेकर के l तक, 2 से 2 कैंसिल, 2 लैम्बडा l स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड। ऐसे टाइप का सवाल बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ मैं एक बोलता हूं कि पॉसिबिलिटी है कि भैया ऐसा सिंपल सा सवाल भी आपसे पूछ सकता है, या हो सकता है किसी इस पे बनवा ले, क्या बोलते हैं, रिंग पे रॉड, रिंग पे बारे में बात कर ले, या जो भी है वो, बस आपको करना क्या, इंटीग्रेशन करते आना चाहिए और लिमिट कहां से कहां तक लग रही है, बस इतना पता होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। और अगला जो पॉइंट आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद में, इसे बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक बात ध्यान रखना, इसको एक और वर्ड यूज किया जाता है, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी। अब आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
जनरली इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, बट हाँ जनरली इसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये जो सिग्मा होता है वो कहलाता है भैया जी टोटल चार्ज अपॉन टोटल में एरिया। तो आप लिखोगे Q बाई ए, तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू, इसकी यूनिट लिखोगे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। जब भी देखो, अब हमेशा आप देखो एक बात ध्यान रखना, क्या हो गया, अब मैंने यहां पे ये तो आपको मैं ड्यूरिंग द लेक्चर में सवाल करवाऊं तो इसलिए मैं यूनिट वगैरह कुछ ज्यादा लिखता नहीं हूं, लेकिन एग्जामिनर आपको बोलेगा द चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज 2 लैम्बडा एक्स कूलम पर मीटर, तो वहां से दिमाग की ट्यूब जल जानी चाहिए। सर हमारे दिमाग में कोई ट्यूब नहीं है तो जलेगी कैसे ही? तो भैया मैं बात कर रहा हूं आपके उन तंतुओं की, उन न्यूरॉन्स की जो सिग्नल भेजते हैं। तो भैया वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाना चाहिए कि कोई तो भी इंफॉर्मेशन है। यस, श्योर हैं? अब और क्या बोल देंगे, और कुछ नहीं। अच्छा सर जी क्या यहां पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा साथ में ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या होगा जब यदि मान के चलो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या करते हैं? और मेन बात यह है कि यहां पर एरिया है तो कैसे टाइप कर, देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मेनली कैसे, आपके पास में कोई शीट है, ठीक है, कोई शीट है। अब इस शीट पर यदि आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस शीट पर क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पर जो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो ये होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी। अच्छा आपके पास में शीट नहीं है, आपके पास में एक डिस्क है, क्या है, डिस्क है, तो भैया इस डिस्क पर भी आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की मदद से होगा। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल होता है, मैं इसमें बता दूं, कभी भी यदि आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, सर हॉलो है कि सॉलिड है ये नहीं बोल रहे, तो भैया जी हॉलो हो, खोखला हो या सॉलिड हो, मतलब ठोस गोला हो, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं वो है कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कोई भी हिंदी मीडियम चालक गोला, चालक गोला, चाहे वो ठोस हो चाहे वो खोखला हो, कैसा भी हो, कंडक्टिंग स्फीयर यदि होता है तो हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करनी होती है। सर हमें कैसे पता लगा नॉन कंडक्टिंग हुआ तो, इंसुलेटर हुआ तो बेटा अभी तसल्ली रखनी है, अभी धैर्य रखना है, अभी साहस बनाए रखना है। ये बात आगे चल के डिस्कस करी जाएगी कि भैया कंडक्टिंग में क्यों ऐसा लेना है और इंसुलेटर में क्या लेना है। ठीक है, अभी के लिए तो मान के चलिए कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि पूरा जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मान के चलिए, चलो तो मैंने माना एग्जाम्पल के तौर पर एक गोला है, ठीक है, ये क्या है, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। सर ऐसे लग रहा है आप फियर बोल रहे हो, मैंने बोला इसकी रेडियस r है और इस पर चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फाइंड सिग्मा कितना आएगा, बोलो फटाफट। तो आप बोलेंगे सिग्मा बराबर q अपॉन एरिया। बेटा ये गोला है, मैंने पहले ही क्लियरली बोला है, इट इज गोला, आई हैव बोला, क्या बोला, इट इज अ चालक गोला। बोलो सिग्मा कितना, q अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितने लोगों ने यह आंसर निकाला है, कितने लोगों ने यह आंसर निकाला है, जितने लोगों ने यह आंसर निकाला है उनको एक टास्क करना है। क्या टास्क करना है, पुट योर रेज योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को उठाइए। अब नाउ गिव द काइनेटिक एनर्जी टू दिस राइट हैंड सो दैट इट कैन मूव विद द वेलोसिटी v एंड कैन travel the distance up to your chick and transfer the momentum m into v to your chick so that the kinetic energy will be transferred to your chick and heat energy will be produced। आधे लोगों को तो जो की समझ में नहीं आया भैया जी, हम कह रहे हैं यहां पर 4 और आएगा। ठीक है सर जी, क्यों आएगा, दिस इज योर कंडक्टिंग स्फीयर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, सरफेस का जो एरिया होता है कंडक्टिंग स्फीयर हो। सर जी कंडक्टिंग स्फीयर में 4 पाई आर स्क्वायर होता है और नॉन कंडक्टिंग में, वीडियो नहीं अटका, मैं रुक गया था। अरे स्फीयर स्फीयर होता है, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही क्या, सर कुछ नहीं आ रही,
सब जा रिया, सब रिया ही रिया, क्या कर रिया, कुछ पता नहीं चल रिया। मास्टर ने क्या बोलिया, क्या बोला मैंने बोला भैया एरिया में आपका 4πr² आता है। 10वीं क्लास की गणित की पुस्तक में कोई तो भी चैप्टर नंबर होगा जहां पर आपको ये दिया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं यदि आप यहां तक पहुंच चुके हैं इस लेवल तक तो आपने स्फीयर का एरिया पढ़ा होगा। वॉल्यूम की बात करता हूं तो बताओ कितना होता है। सर नहीं, मैं नहीं बता रहा, मत बताओ, मैं नहीं पूछ रहा। अरे समझ में आया? यस और नो, हाँ ना बोलो, क्या ना बोलो। सर कुछ कुछ आया, मैं बोलूंगा कुछ कुछ आया तो इसका मतलब कुछ कुछ ही हुआ। ये क्या डाला मैंने, एरो क्यों बनाया ऐसा? नहीं, गलत। मैंने बोला व्हाट इफ चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। क्या होगा यदि आवेश जो है आपका यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित नहीं है? तो सिग्मा विल बी रिटन एज dq/dA। मीन्स सिंपल सी बात है, dq बराबर आएगा सिग्मा इंटू DA। ये आपको टोटल चार्ज यदि पूछ लिया जाता है तो उस केस में आपको टोटल चार्ज बराबर q बराबर इंटीग्रेशन dq बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा डॉट DA इस तरह से करना होता है। ये बात आप समझ जाइए। क्लियर है? अरे क्लियर है। इसको आगे भी मैं तोड़ ताड़ के सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे, अभी नहीं सिखा रहा, अभी कुछ नहीं, अभी तो बस इतना ही बेसिक पढ़िए। सर बहुत सारी चीजें आप आगे के लिए छोड़ देते हो, बेटा वो जब जहां पे जाएंगी वहीं पे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ये सिग्मा है कि 6 है? 6 नहीं है, ये है सिग्मा, लिख देता हूं सिग्मा। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ओके सर कम चिल्लाइए, गला बैठ जाएगा। थैंक यू फॉर योर कंसर्न, आपकी इस कंसर्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 3rd नंबर का पॉइंट होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भैया जी इसको हम लोग जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। नोटबुक किसकी? तुम्हारी। तो तुम्हारी नोटबुक में तुम जो चाहो वो लिख दो। तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में कब चर्चा करते हैं? तो भैया जी हम तब चर्चा करते हैं व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, या फिर मैं बोल सकता हूं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भैया जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे मैंने रो बोला है दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहां से आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं कूलाम और मीटर क्यूब। तो भैया रो की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस आपको खुद से लिखने में एक का भी नहीं बता रहा हूं। अरे क्लियर है सर? इट्स अल्ट्रा क्लियर। ओके ओके चलो बात समझ में आ गई? श्योर है? बात समझ में आ रही है? अब ये टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जब कभी भी आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा, मैं यहां पर बना देता हूं, देखो ये है आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इसमें अंदर भी चार्ज होगा। ठीक है, ये है आपका एक एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, ओके। तो रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q अपॉन V। ये एक आपका फॉर्मूले की तरह काम करेगा। आगे यदि मैं बात करता हूं, मान के चलो ऐसा हो जाए कि if charge is not distributed uniformly, if the charge is not distributed uniformly, बोलो इस टॉपिक में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट भी रख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है? तो भैया आपका जो टोटल चार्ज जब इस केस में लिखा जाता है तो या हम लोग बोलेंगे रो को लिखा जाएगा पहली बात तो dq अपॉन dv। सो यहां से इट इंप्लाइज आई कैन राइट dq बराबर रो डॉट dv।
और यदि मुझे टोटल चार्ज लिखने की नौबत आती है तो मैं लिखूंगा Q बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर इंटीग्रेशन रो डॉट डीवी। जाहिर सी बात है रो तो कांस्टेंट है ही नहीं यहां पे। अरे क्लियर है क्या? बोलो, एक पन्ना खत्म हो गया, कैसा लगा आप लोगों को? सर बहुत ही दर्द हुआ। कितना दर्द हुआ? इतना दर्द हुआ सर कि पूछो ही मत, कितना दर्द हो गया हम लोगों को। मैंने बोला ठीक है भैया, अब तुम्हारे दर्द को हम लोग बात करते हैं। एक सवाल के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं, और वो सवाल ये है कि क्वेश्चन है आपके पास में, देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 which are placed at 1 meter in space, ठीक है। Find minimum possible force between them। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहां पर। ऑप्शन नंबर ए Q1 Q2 अपॉन 1। ऑप्शन नंबर बी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। ये सिंपल सी बात है, आपको तो नीट का पेपर देना है तो उसमें तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर सी है यहां पर। मैं दो ऑप्शन छुपा के लिख रहा हूं इस बार। फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने लिख दिए और फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। फटाफट से सॉल्व कीजिए। फटाफट सॉल्व कीजिए। कोई आंसर आ गया आपका? A B C D कौन सा ऑप्शन है? एक्चुअली मेरे को एक काम करता हूं, रुको मैं एक और ये बदल देता हूं, सॉरी फॉर दैट। बोथ। हाँ भाई बोलो फटाफट से। अब भैया आपके पास में 4 ऐसे ऑप्शन मैंने रख दिया, अब इसमें से आपको बेस्ट सुटेबल आंसर करेक्ट करना है। बोलो क्या आंसर आएगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता है उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सवाल को फटाफट से सॉल्व करो। तो कई लोग बोलेंगे सर ऑप्शन ए और बी तो एक जैसे हैं, तो बहुत ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का ए और बी वाला जिन लोगों ने इस वाले आंसर को सेलेक्ट कर लिया है वो बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनका ये आंसर गलत है। भौचक के होके मत देखिए, गलत है। तो सर इसका मतलब ये गलत है, तो फिर कौन सा सही है? बी सही है इसका मतलब। तो भाई ए पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर लिखा है, तो ये ज्यादा सही है। ओ देखो मैं आपको बता दूं, आंसर इज करेक्ट, सी आंसर। देखो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 अपॉन आर स्क्वायर। यस, अब देखो K का मतलब वही K है, तो यहां पर आएगा, या K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कुछ भी लिखे होने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया Q1 Q2, तो गलती कहां है बताओ? सर वो ए और बी भी तो सही है। सवाल के अंदर की लैंग्वेज में ही बस ट्विस्ट छुपा हुआ है। वो ट्विस्ट ये है कि सवाल की लैंग्वेज में लिखा है फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम पॉसिबल फोर्स की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब मैं बात करूंगा मिनिमम पॉसिबल चार्जेस के बारे में, और मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो हो सकता है वो Q1 बराबर Q2 बराबर E हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर F बराबर आ जाएगा KE²। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सवाल। ओ माय गॉड सर, आपने तो हमारा ये कर दिया। कितने मेहनत से हम लोगों ने आंसर निकाला था, वो भी आपने गलत साबित कर दिया।
चलो कोई बात नहीं, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं आपको यहां पर सिखाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यदि ये गलतियां आप नहीं करोगे तो फिर करेगा कौन? यस और नो? मैंने बोला सही बात है। लेट्स से एक और सवाल करते हैं। चलो मैं आपके 11 के कितने कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनको चेक करता हूं। देखो यहां पर एक ये क्यू चार्ज है यहां पर, इससे इतनी दूरी पर एक m मास और इस पर चार्ज q है, इन दोनों के बीच की दूरी x है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है और सवाल बोला गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q सो दैट इट इज एट रेस्ट। सवाल सुनिए, फाइंड द व्हाट? maximum value of q so that it is at rest पर है। अब देखो सिंपल सी बात है, यदि ये q पॉजिटिव है तो उसके कारण रिपल्शन होगा, दूर भागेगा, और यदि ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन के कारण भागेगा, लेकिन हमको भगाना ही नहीं है, उनको रेस्ट पे रखना है। तो भैया क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और म्यू आ गया मतलब फ्रिक्शन है, तो भैया यहां से देखिए म्यू का यहां पर लगाओगे mg, ये नॉर्मल रिएक्शन r, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू mg। एक तो फोर्स ये है और एक है यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा kq अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहां पर ये कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा, बराबर है। दोनों बराबर होंगे तो कहां पर होगा? रेस्ट पर होगा। तो आपने लिख दिया म्यू mg बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहां से q बराबर आएगा म्यू mg एक्स स्क्वायर अपॉन के क्यू, दैट इज द आंसर। खत्म। तो इसलिए मैकेनिक्स का आना जरूरी है। जब आप 12th में पढ़ रहे हो, 12 के कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत मैकेनिक्स आपको आना ही चाहिए, ऐसी हम लोग उम्मीद करके चलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो समझ में आया? आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बहुत ही अच्छे सवाल पहले मैं करवा रहा हूं, ठीक है? बोलो मैकेनिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल था। एक और सवाल करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। तो सर फिर वर्क, अगला सवाल फिर वर्क एनर्जी पावर का करवाओगे, फिर रोटेशनल मोशन का करवाओगे, फिर उसका करवाओगे। धीरे धीरे करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहां पर आपके पास में एक छत है, छत के सपोर्ट पर हमारे पास में मान के चलिए ये एक यहां पर एक गोला है, यहां पर भी एक हम लोगों ने गोला ले लिया है, ठीक है? सर इन गोलों का करना क्या है? गोलों का कुछ तो कीजिए। क्या करोगे? मैंने बोला लेट्स से इसका मास है m1, इसका मास है m2, इस पर चार्ज है q1, इस पर चार्ज है q2, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। ज्यादा बुद्धि लगा के ये मत करे ना θ1 बराबर θ2। मैंने बोला है अभी θ1 और θ2 है। नाउ एनालाइज द सिचुएशन। क्या सिचुएशन बनेगी, इसको एनालाइज करना है आपको, ठीक है? अरे बात समझ में आ रही है? सर कैसे एनालिसिस करेंगे? तो सवाल को देखिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो यहां पर एक नीचे लगेगा आपका मैकेनिक्स के हिसाब से m2g फोर्स लगेगा, बराबर है। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो इसमें टेंशन T2 मान लीजिए इस जगह पर, ठीक है? अच्छा, अब इन दोनों के बीच की दूरी अब कुछ दी नहीं है, वैसे देखा जाए तो, वैसे दे भी सकता है और नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसने एंगल दे रखे हैं, स्ट्रिंग्स की लेंथ आपके पास में दे रखी है, नहीं दे रखी है तो हम लोग मान लेते हैं सेम हो अलग हो से, मतलब ये बेसिकली देखो क्या हो रहा है ना कि हम लोगों ने क्या किया है, सस्पेंड तो कर दिया इनको, लेकिन सस्पेंशन पॉइंट सेम है, स्ट्रिंग की लेंथ सेम है नहीं है, वो सारी चीजें बात की बात है। क्यों? क्योंकि हमने θ1 और θ2 लिया है। स्ट्रिंग की लेंथ सेम होगी तो हो सकता है कि कुछ और भी चीजें हो जाए, लेकिन हम लोग मान के चलो इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। तो यहां पर सवाल यह है कि डिस्कस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, की भैया इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशन बना सकते हो, क्या क्या होंगी। सिचुएशन ये है कि राइट नाउ इट इज एट इक्विलिब्रियम, ओके, इतना क्लियर हो गया। सवाल को ध्यान सुनना, लैंग्वेज समझ में आई मैंने क्या बोला। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर देखो m1 मास वाली q1 चार्ज वाली एक बॉल, m2 मास वाली q2 चार्ज वाली एक बॉल, एंड एंगल θ1 θ2 दोनों को सेम पॉइंट से लटका दिया। सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, देन डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम की जो कहानी है उसको डिस्कस करना है। बोलो कैसे करोगे? ये कहानी हो गई इतनी। तो मैंने बोला यहां पर भैया जी देखो क्या
अरे पहले मेरे को इसको भी लेना चाहिए था लगे हाथों। देखो ऐसी सेम कहानी यहां पर आएगी, एक फोर्स लगेगा M1G और इसमें एक टेंशन लगेगी T1, ये बात तो तय है, तो बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर यदि मैं देखता हूं तो वो क्या देखूंगा कि भैया यहां पर ऐसे और ऐसे यदि मैं इन दोनों को मिला देता हूं, इन दोनों को मिला दिया मैंने और यहां पर ऐसे देख लिया तो भैया ये वाला एंगल आएगा θ2, यहां पर ये वाला एंगल आएगा θ1। जैसे ही ये एंगल बनेंगे मैं यहां पर एक बात करता हूं, ये वाला कंपोनेंट आएगा T2 cos थीटा और ये वाला एंगल आएगा T2 sin थीटा। क्या ये बात सही है? यस और नो? बोलो ये वाली बात सही है कि नहीं है? सर लग तो रही है। अरे लग तो रही है ना सर जी, लग तो रही है। अच्छा ऐसे यहां पर सोचो तो यहां पर आपका T1 है तो ये वाला और ये वाले कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट आएगा T1 cos θ1, 1 यहां पे 2 लिख दीजिए बेटा, मैंने लिखा नहीं है, और ये वाला कंपोनेंट आएगा T1 sin θ1। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, कुछ आ रहा है, मतलब ठीक है। अब जरा एक बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो M1 के इक्विलिब्रियम की बात करें या फिर M2 के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो मैंने बोला भैया इक्विलिब्रियम है तो मैंने बोला फॉर M1 की कहानी में बात करता हूं। यदि मैं M1 की कहानी की बात करता हूं तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, T1 cos θ1 विल बी इक्वल्स टू M1G। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और देखो T1 sin θ1 बराबर इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो सिंपल सी बात है, ये M2 वाला उसको रिपेल करेगा और M1 वाला इसको रिपेल करेगा। मतलब यदि मैं बात करूं इस गोले पर तो भैया इस वाले गोले पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe इस डायरेक्शन में, और इस वाले गोले पर, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया यार, सॉरी फॉर दैट, इस वाले गोले पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर में और इस वाले गोले पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सही बात है, रिपेल करेंगे यदि दोनों पॉजिटिव है तो, दोनों पॉजिटिव है तो क्या यही कहानी होगी? बोलो बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आपका T1 sin θ1 जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर, सिर्फ Fe करके छोड़ रहा हूं, ठीक है, Fe करके छोड़ रहा हूं। ये हालांकि डिस्टेंस वगैरह सब निकाली जा सकती है तो उसमें कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है, और यही कहानी हमको दोहरानी है किसके लिए? फॉर M2। सर जी फॉर M2 के लिए यदि दोहराता हूं तो ये आएगा कितना, T2 cos θ2 बराबर आएगा M2G और T2 sin θ2 बराबर आएगा कितना, Fe। क्या ये वाली बात भी सही है? मतलब बिल्कुल सही बात है। अब यहां से देखो, मैं यहां से एक और इक्वेशन के बारे में बात कर सकता हूं आप लोगों से, और वो क्या है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मेरे को मिलेगा tan θ1 बराबर मिलेगा Fe अपॉन M1G, और इसको बढ़ा देता हूं यहां से तो tan θ2 बराबर मिलेगा Fe अपॉन M2G। यस और नो? बोलो क्या ये कहानी समझ में आई? सर ये इक्वेशंस वगैरह तो ठीक है सर जी समझ में आ रही है, लेकिन कहानी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं, मान के चलो, देखो ध्यान से देखो, यदि यहां पर मैंने बोला पहली कंडीशन की बात करते, इफ ऐसा हो जाए कि M1 बराबर M2 आ जाए तो बताओ क्या होगा? M1 बराबर M2 आने पर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जी देखो tan θ1 बराबर था Fe अपॉन M1G एंड tan θ2 बराबर था आपका Fe अपॉन M2G। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर ही होगा, कई लोग उसमें दिमाग मत लगा देना F1 और F2 मान लें। F1 और F2 तो नहीं मान लिया ना, मैंने आपको बताया हुआ ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो दोनों के बीच का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये Q1 वाला Q2 पर भी इतना ही लगाएगा और Q2 वाला Q1 पर भी उतना ही लगाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैं बस मैग्नीट्यूड का खेल रहा हूं, नहीं तो पता लगा कहीं ज्यादा सोच लिए तो और उसको F1 और F2 भी कर डाले। बोलो सही बात है? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। यदि M1 बराबर M2 कर देता हूं तो क्या बनेगा? तो देखिए दोनों से, तो मैं बोलूंगा कि यदि M1 बराबर M2 में कर देता हूं तो मेरे पास में सिचुएशन ऐसी आएगी कि tan θ1, यहीं पे लिख देता हूं, ये आ जाएगा Fe अपॉन mg और ये वाला आ जाएगा Fe अपॉन mg बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि tan θ1 बराबर का tan θ2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि θ1 बराबर का θ2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? θ1 बराबर का θ2 हो जाएगा
मतलब ये हो जाएगा कि सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी कि ये गोला यहां पर, ये गोला यहां पर, दोनों की डिस्टेंस सेम आएगी और ये वाली लेंथ भी एल हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी एल हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वाला एंगल सेम है, ये वाला एंगल θ1 θ2 नहीं है, अब ये थीटा है तो इनके सामने की लेंथ भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अरे क्लियर है? यदि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है मतलब यहां पर ये ऐसी सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है। अरे कोई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि दूसरी सिचुएशन, मैंने बोला मान के चलो इफ m1 ग्रेटर देन m2 आ जाए, m1 जो है वो m2 से बड़ा आ जाए, तो भैया देखो मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पेज पलटना नहीं पड़ेगा, आपके सामने नोटबुक में आंखों के सामने होगा। tan θ1 बराबर तो fe अपॉन m1g है और tan θ2 बराबर है आपके पास में fe अपॉन m2g। अब सोचिए मैंने यहां पर बोल दिया है m1 ग्रेटर देन m2, देखो fe कांस्टेंट g कांस्टेंट, fe कांस्टेंट g कांस्टेंट मतलब m1 और m2 पर दारोमदार है। अब सोचिए यदि m1 बड़ा है m2 से, मतलब ये बड़ा है तो इसका मतलब tan θ1 जो होगा वो छोटा होगा tan θ2 से। यस और नो? tan ने tan को मार दिया तो θ1 विल बी छोटा कंपेयर टू θ2। θ1 जो है वो θ2 की तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो θ2 बड़ा आएगा। अब सोचिए θ2 को यदि आप बड़ा बनाना चाहते हो तो θ2 इधर का एंगल था, बड़ा हो गया मतलब ये उधर उठ जाएगा और ये थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। यस, तो ये सिचुएशन ऐसे बनेगी, ये θ1 ये θ2। बात समझ में आ रही है? और थर्ड केस, अब आप समझदार हैं, तीसरा केस है यदि m1 जो है वो छोटा हो जाए m2 से। तो अब मैं यहां पर सीधा सीधा बोल सकता हूं कि भैया m1 छोटा हो जाएगा m1 से, m2 से, तो ये छोटा मतलब आपके पास में tan θ1 जो है वो बड़ा आएगा किसकी तुलना में, tan θ2 की तुलना में, मतलब θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2। ऐसा आप पकड़ सकते हैं। और यदि आपने ऐसा पकड़ लिया तो मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये ज्यादा लंबा खिंचेगा और ये यहां पर रहेगा, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा, θ1 और ये आपका θ2। क्लियर है? श्योर है? बोलो, कहानी समझ में आई? ये हमारा डिस्कशन था, इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, ये सवालों के आंसर हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं। यदि m1 बराबर m2 तो θ1 बराबर θ2 आएगा, m1 बड़ा है m2 से तो θ2 ग्रेटर देन θ1 आएगा, और m1 छोटा है यहां पर, तो भैया ये आंसर यहां पर निकल के आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा यदि आपको ऐसा लगा हो कि सर जी थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो आप एक बार फिर से इसको करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक करके देखने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर यहां पर जरूर जरूर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर कोशिश तो करेंगे, अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है। चलो कोई बात नहीं, एकदम स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है ये। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और सवालों के बारे में। कौन से पे है ये? हाँ चलो और सवालों के बारे में बात करते हैं। मेरे पास में एक ट्राइंगल है, यहां पर चार्ज Q है, यहां पर भी चार्ज Q है, यहां पर भी चार्ज Q है, और इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्मॉल a की साइड है, और इस पर पूछा है यहां पर नेट फोर्स बताना है आपको। चलो सवाल करो फटाफट से। नेट फोर्स ऑन C, फाइंड द, लिख देता हूं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C, प्लेस्ड एट C। मैंने बस आपको डायग्राम बना दिया है, डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा देयर इज एक 3 चार्जेस ऑफ चार्ज Q Q Q आर प्लेस्ड एट एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड लेंथ इज गिवन एज A। तो इतना लिखने के बजाय डायग्राम बनाओ, सिंपल काम। ठीक है, चलो अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, एक सिंपल सी बात, ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये है Q1 ये है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी यदि R है तो फोर्स लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना तो आप समझदार हैं। अब मुझे नेट चार्ज चाहिए C पर, तो भैया नेट चार्ज C पर देखो, एक तो इसके कारण आएगा और एक इसके कारण आएगा। तो इसके कारण जो नेट चार्ज फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, यस और नो। ये आएगा मान के चलो FB लिख देता हूं, B के कारण C पर, या जो भी है FB मान लीजिए, इसको मैंने लिख दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी K Q Q अपॉन A स्क्वायर। सही है।
अब देखिए ए के कारण जो सी पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आएगी इधर में, इसको मैंने एफ ए लिख दिया, तो ये आएगा कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। यस और नो? सर बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है, बस सॉल्व करना है। देखो सर जी, ये है, देखो इसको मैं एफ मान लूं तो कोई परेशानी नहीं, इसको एफ मान लूं तो कोई परेशानी, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये तो फोर्सेस निकाल दी। अब आपको क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, मतलब आपके पास कहानी कुछ इस प्रकार से है, एक फोर्स है एफ, एक फोर्स है एफ, इन दोनों के बीच का कोई तो भी एंगल है, तो नेट फोर्स इन दोनों के बीच से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अच्छा, सवाल ये है कि ये एंगल कितना होगा, तो सवाल सिंपल सी बात है, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री। मतलब सही बात है। अब यहां पर देखिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम है और एंगल है 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब फोर्स सेम होते हैं तो जो रिजल्टेंट निकलता है एफ नेट, वो इन दोनों के बराबर क्या होगा, बीचों बीच से होगा। मतलब ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री। सर उससे हमें क्या मतलब है? मतलब है क्लियर आंसर लिखने के लिए उसकी जरूरत है। लेकिन एफ नेट कितना आएगा, तो भैया आपके पास में दो फोर्सेज होते हैं पी और क्यू, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब मैं आपको बता दूं, यदि वेक्टर से सॉल्व करने जाओगे तो बेमतलब का अटक जाओगे, तो इसलिए मैंने क्या बोला कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लिए और कॉमन सेंस वेक्टर से सॉल्व कीजिए। तो बोलो कितना आएगा, तो आप बोलोगे आर बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2f और कॉस 60। सही है? अरे फटाफट बोलो। तो आपके पास आंसर आएगा आर स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना हो गया 2f स्क्वायर। अब कॉस 60 का मतलब होता है 1/2, तो 1 इससे इसको काट लो तो प्लस का एफ स्क्वायर, तो आर का आंसर आ गया √3 टाइम्स एफ। ठीक है, √3 टाइम्स एफ, और एफ की वैल्यू आपके पास में है, तो भैया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा √3k² स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो भैया डायरेक्शन आएगी 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अरे भैया देखो ये रहा 30 डिग्री, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन। मैं डायग्राम बना के दिया इसलिए जिससे आपको डायरेक्शन वगैरह बता सकूं मैं, अदरवाइज मैं नहीं भी देता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सर जी क्या ऐसे ही सवाल होंगे? बिल्कुल ऐसे ही सवाल होंगे, थोड़ा बहुत और इसमें वैरायटी करते हैं। चलो एक और सवाल कर देते हैं आपकी खुशी के लिए। क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल बनाया मैंने पहले, ये है ए, ये है बी, ये है सी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब मान के चलो मैंने बोला यहां पर चार्ज रखा है -q, यहां पर चार्ज रखा है +q और यहां पर चार्ज रखा है q। ठीक है, साइड लेंथ वही a। अब फिर से बताना है फाइंड नेट फोर्स। देखो यही करेगा आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़। फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, फटाफट सेम तरीके से करना है, डायरेक्शन पे बस फोकस करना है। अब देखो मैंने फिर से सेम क्यू लिए, क्यों? क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बस ये पकड़नी है, आपको इस वाले चार्ज पर ही फोकस करना है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो बोलो कैसे करोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, Q और Q के लिए यदि मैं बात करता हूं तो F आएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बोलो किधर आएगी, तो भैया जी इसकी डायरेक्शन आएगी इस साइड में, मतलब यहां से लगने वाले चार्ज के कारण जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, और वो F फॉर्मूला आ गया। अच्छा एक और देखो, यहां पर इस A वाले पर जो -q चार्ज रखा है वो Q पर किधर फोर्स लगाएगा, तो भैया -q वाला Q को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। और इसका भी मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, तो F बराबर आएगा, देखो यहां पर कोई माइनस वाइनस का झमेला नहीं है, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सर माइनस क्यों नहीं लगा रहा, वो तो माइनस चार्ज है। मैंने आपको क्या बोला है, नहीं भी बोला है तो भी आप समझ लीजिए कि जब कभी हम लोग मैग्नीट्यूड से सवाल करते हैं तो चार्ज का साइन नहीं पुट करना है, लेकिन जब आप वेक्टर फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको चार्जेस का साइन रखना है। नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, वेन एवर वी यूज ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्मूला देन डू नॉट नीड टू राइट द साइन ऑफ अ चार्ज, but when a vector formula is used then we need to write the sign of the charge also। लेकिन हम लोग कभी भी वेक्टर का यूज करके रेयरली कोई सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, रेयरली, मोस्टली हम लोग इसी से सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके चलो हम लोग बात करते हैं। यहां पर आ गया तो भैया देखो ये है F, ये भी है कितना F, क्यों मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैंने चार्जेस रखे ही ऐसे हैं, बोलो सही बात है। बोलो अब ये वाला एंगल कितना, तो ये वाला एंगल है 120 डिग्री का, क्लियर है?
तो बोलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2f cos 120 डिग्री। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करो यहां पर। तो r का आंसर आएगा, देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर। अब देखो cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस का एफ स्क्वायर। तो r का आंसर है तो अंडर रूट एफ स्क्वायर मतलब f, मतलब आंसर आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी हाँ ए स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो यहां से 60 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। अब देखो ये आपको सॉल्व नहीं करना था बेसिकली। अब आपने जिनको स्केलर्स एंड वेक्टर्स याद है उनको पता होगा, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री और आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो सेम। जब सिमिलर फोर्सेज होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आता है, मतलब आर बराबर एफ। ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट था। और जब सिमिलर फोर्स होते तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से जाता है, मतलब यहां से ये 60 डिग्री पर ही रहने वाला था। क्लियर है? तो आंसर आएगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और मैग्नीट्यूड आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ में आया? ये था आंसर। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर जी क्या क्यू 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 माइनस क्यू ऐसे ही सवाल होंगे कि और भी कुछ हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे ये पूरा खेल ज्योमेट्री का है, कुछ नहीं है यहां पर। जैसे मैंने यहां पर +2q ले, एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे बनाया है मैंने, यहां पर मैं पूछने वाला हूं, मैं बता दूं आपको पहले। ये है चार्ज ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। मान के चलिए ये है -q, ये है मान के चलिए माइनस का 2q, और यहां पर चार्ज है 3q। ठीक है, अब निकाल लीजिए, फटाफट निकालिए। देखो अब आपको समय नहीं बिताना है, समय नहीं बिताना है। कैसे करोगे? तो भैया 3q वाले पर -q, 2q वाला चार्ज लगा, फोर्स लगाएगा इधर। इनका फोर्स कितना लिखा जाएगा? तो इनका फोर्स लिखा जाएगा F। बी वाले के कारण लिख रहा हूं मैं, बी वाले के कारण लिख रहा हूं, तो कितना आएगा K 2q 3q अपॉन ए स्क्वायर। तो आंसर आएगा 3 2 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सही है। अब देखो सी वाले के कारण लिखूंगा तो इधर में फोर्स आएगा इधर, तो सी के कारण मैंने लिख दिया एफ सी वाले के कारण। फटाफट लिखो के इंटू क्यू इंटू 3q अपॉन ए स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो इनका रिजल्टेंट किधर आना चाहिए? तो भैया देखो अब ये फोर्सेस सेम नहीं है क्या? सेम नहीं। तो मैंने क्या माना, लेट से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं मान लेता हूं P। तो भैया ये वाला फोर्स है 6P का, और ये वाला फोर्स है आपका 3P का। हालांकि मैं और भी कर सकता हूं, 3P को कुछ मान लेता हूं, मतलब 3 वाले को मान सकता हूं, तो आपका उसी हिसाब से एडजस्टमेंट होने लगेगा। बोलो रिजल्टेंट निकालो फटाफट से। थोड़ा सा फास्ट लगा होगा, लेकिन बेसिकली बेटा ये आपके स्केलर्स एंड वेक्टर्स के सवाल हैं और कुछ नहीं है, वही करवा रहा हूं मैं। फोर्स निकालना आपको आता है। मैंने यहां पर अजम्पशन लिया है कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं P मान लेता हूं। सर क्यों मान रहे हो? इससे बेटा आपकी कैलकुलेशन बचेगी और कुछ नहीं है। तो अब देखो फोर्स कितने हो गए, एक हो गया 6P का, तो 6P का स्क्वायर प्लस का 3P का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 6P इंटू 3P इंटू cos 60। सर ये cos 60 क्यों आ गया? भैया देखो अभी भी दोनों के बीच का एंगल 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही सवाल करवा रहा हूं मैं। सर इसके अलावा कोई और ट्राइंगल पे सवाल नहीं आ सकता क्या? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, सिंस यू बिलोंग टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिकल फील्ड, तो आपके लिए संभावना कम हो जाती है कि ऐसा सवाल पूछेंगे। ठीक है, ओके, तो बताओ आंसर कितना आएगा? आर बराबर आएगा 6 6 36P स्क्वायर प्लस का 9P स्क्वायर प्लस का, देखो फिर से cos 62 करेगा, 6 18P स्क्वायर। ठीक है, बोलो ऐड करके कितना आएगा? 9 18 9 27 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 6 54 9 7 63 63P स्क्वायर। तो आंसर आएगा रूट सॉल्व करके 63, और P की जगह आप लिखोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये वाला है रूट। सो लगभग ये वाला आंसर आएगा। एंगल आप निकाल सकते हो। अब इस केस में क्या मैं डायरेक्टली इनके बीच में से निकाल दूंगा? नहीं। अब कैसे करना पड़ेगा आपको बेटा? अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा स्केलर्स एंड वेक्टर वाला, अल्फा बराबर tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। अब यहां पर q किसे लेना है और p किसे लेना है?
तो सर जी यहां पर P ये वाला होता है, Q ये वाला होता है, तब एंगल थीटा होता है। तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा P है और कौन सा Q है। तो देखो क्लियरली सिंपल सी बात है, ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। 12 की फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं, 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना सा है इसमें, एक फॉर्मूला KQ² अपॉन A², या मैं बोलूं KQ1 Q2 अपॉन R² का फॉर्मूला, बस उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, बाकी तो पूरी मैकेनिक्स सॉल्व हो रही है यहाँ पे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इज इट क्लियर टू यू? सो रिवाइज करना अच्छे से, तभी आपके सवाल अच्छे से बनेंगे। चलो अगला सवाल करते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहां पर एक स्क्वायर ले लिया, इस बार लो स्क्वायर ले लिया, यहां पर चार्ज रख दिया +2Q का, यहां पर चार्ज रख दिया 3Q का, यहां पर चार्ज रख दिया -2Q का, यहां पर चार्ज रख दिया, एक काम करो इसको 4 रखो। सर क्या आप भी ये ना बदल देते हो, यहां पर सेंटर में चार्ज रख दिया 1 कूलम का, ठीक है। फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, सवाल है फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, ठीक है, फटाफट करो। चलो ए की जगह भी 1 कर लो और सवाल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और Q की जगह +2 ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। सवाल करना है, बहुत ही इजीली सवाल होगा। कैसे करना है देखो सर, ये +1 कूलम कहां रखा है, तो भैया सिंपल सी बात है, जहां पर इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पर इसको रखा गया है। और ये क्या है, एक ये स्क्वायर है, ठीक है। ओके, कैसे करोगे सवाल बेटा, एक बात ध्यान रखना, मान के चलो मैं इसे पॉइंट मान लेता हूं 1, तो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो आएगा इधर, तो F1 का वैल्यू आएगा K इंटू 2Q इंटू 1 अपॉन, ये वाली दूरी निकालनी है अभी आपको। अब जिसको ये दूरी निकालते नहीं आती है वो अटक जाएगा। तो इस दूरी को कैसे निकालोगे, बेसिक ज्योमेट्री, ध्यान से देखिए, ये A है, ये कितना है, A है, तो ये पूरी साइड कितनी आएगी, √2a आएगी क्या। और ये जो सेंटर से लेकर के यहां तक की जो पोजीशन है ना, ये आएगी कितनी, ½ ऑफ √2a, मतलब आंसर आएगा a/√2। बात समझ में आ रही है, कितना आंसर आएगा, a/√2। ध्यान रखना कौन सी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, यदि मैं इसे सेंटर में O मान लूं और ये A मान लूं, तो OA जो डिस्टेंस है दैट विल बी a/√2, याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो भैया यहां पर आप लिखोगे a/√2 का स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू यहां पर, मैं इसको मिटा दूं क्या, क्योंकि क्या है आगे आगे लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रादर देन मैं इधर लिखूं। बोलो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2, क्या 2 ऊपर जाएगा, यस, 2 2 जा 4, 4KQ अपॉन A², दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 1। अब आगे बात करो, चलो इसकी बात करते हैं। इसके कारण लगने वाला फोर्स आएगा इधर में, इसे मैंने मान लिया F2, ठीक है। बोलो सही बात है, यस और नो, बिल्कुल सही है। तो F2 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। लो भाई ये है आपका F2, फटाफट से बोलो F2 कितना आएगा, F2 K 4Q1 अपॉन, डिस्टेंस तो वही रहने वाली है बेटा, a/√2 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, √2 का स्क्वायर 2 ऊपर जाएगा, 8KQ अपॉन A², सही है। अगला बोलो F3, सही बात है, F3 लेते हैं हम लोग। F3 के लिए मैंने कलर सूट किया, कलर सेलेक्ट किया है आपका पिंक कलर लिया है F3। बोलो इसके कारण, बोलो किधर लगेगा, तो भैया जी इसके कारण भी आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F3, क्यों, माइनस का है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। बोलो K 2Q1 अपॉन a/√2 का स्क्वायर, सॉल्व करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, तो कितना आएगा 4KQ अपॉन A², सही है क्या। और लास्ट रह गया कितना, F4 वाला। तो देखो F4 के लिए मैंने ये कलर लिया है, तो इसके कारण बेटा फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F4। बोलो F4 लगा दिया, कितना आएगा बेटा, F4 आपका लिखा जाएगा K इंटू 4Q इंटू 1 अपॉन a/√2 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, 8KQ अपॉन A², यस और नो, बराबर है क्या। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, इसको मैं अलग उस पर लेके आता हूं। ये पहला वाला यार ये कौन सा था, ओके F1 रह गया मेरा लिखना। तो F1 और F3 देखिए दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, और F2 और F4 देखिए दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं,
भैया सेम डायरेक्शन के फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है। तो भैया आपका F1 F2 और F4 से कितना आएगा, यहां से आएगा आपके पास में, इन दोनों से आएगा कितना, 8 और 8 16, 16kq अपॉन a स्क्वायर। और दूसरा देखिए F2 और F4 एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये तो हो गया सॉरी। F1 और F3 देखिए, तो भैया जी F1 और F3 से देखिए आप लोग कितना आएगा, यहां से 4 और 4 8, 8kq अपॉन a स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, बोलो फोर्सेस समझ में आ गए कि नहीं आए। तो बस इसे रिप्रेजेंट करना है आपको पेपर पर, तो पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके दो फोर्सेस हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सर ये 90 कहां से पता लगा, बेटा ज्योमेट्री से पता लगा, जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने सही लिखा है 1 3 वाला इधर है, मतलब 1 3 का एडिशन कितना है 8kq, इधर में लग रहा है 8kq अपॉन ए स्क्वायर और इधर में लग रहा है 16kq अपॉन ए स्क्वायर। मैंने बोला लेट से 8kq अपॉन ए स्क्वायर को यदि मैंने p मान लिया तो 16 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 8 बराबर है, तो मतलब 16kq अपॉन ए स्क्वायर को लिखा जाएगा। भैया ये मैंने सर डिटेल में सर क्यों कर रहे हो इतना, तो बेटा मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट को परेशानी हुई होगी जब मैंने शॉर्टकट मारे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। तो ये वाला हो गया 2p, ठीक है, क्यों ये है आपका p तो ये है 2p। मतलब आपकी जो डायग्राम की सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार से हो गई, बेटा ये लग रहा है p का और ये लग रहा है 2p का, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री बराबर है। तो रिजल्टेंट बोलो कितना आएगा, तो यहां से यदि आप रिजल्टेंट लिखोगे तो रिजल्टेंट आएगा अंडर द रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस का 2p का होल स्क्वायर। तो r बराबर आएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस का 4p स्क्वायर। सर ये वाली बात हुई, हमें अच्छी लगी, आपने काफी डिटेल में इस बार सवाल को सॉल्व कर दिया। तो अंडर रूट 5 इंटू पी आएगा, पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आर का आंसर आएगा कितना, अंडर द रूट ऑफ 5 इंटू 8kq अपॉन ए स्क्वायर, सही है। सो आंसर आप फाइनली लिखोगे कितना, 8 रूट 5kq अपॉन ए स्क्वायर, यस। अब दूसरा क्या चाहिए आपको, एंगल चाहिए, तो एंगल लिखा जाएगा अल्फा बराबर tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q कॉस थीटा। बेटा यहां पर थीटा तो 90 आएगा, तो सीधा सीधा अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ q अपॉन p। तो बेटा ये आपका यदि मैं p मान लेता हूं, ये q मान लेता हूं, तो एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ q अपॉन p। q की वैल्यू कितनी है 2p, तो अल्फा बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2p अपॉन p, p से p कैंसल, तो अल्फा का आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2। तो भैया आप देखिए यहां पर जो आंसर tan इनवर्स 2 आएगा, तो बेटा ये tan इनवर्स 2 जो है ना वो यहां से एंगल है, तो मैं मान लेता हूं ये है आपका रिजल्टेंट एंड दिस इज द एंगल अल्फा। तो ऑप्शन में कैसे देगा मालूम है क्या सर जी, सर जी ऑप्शन में देगा कि the resultant makes an angle of tan inverse 2 from the line joining A, इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C D, line joining AC, line joining BD, line joining BC, line joining AD, ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा। तो ऐसे टाइप के सवाल यहां पर बन सकते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है। सो ये मैंने बहुत सारे कुछ सवाल यहां पर करवाए, लेकिन बेटा आज का सेशन मुझे यहां पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि आज की जो समय सीमा है वो समाप्त हो रही है, ठीक है। हम लोग और सवाल करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इन सवालों को एक बार फिर से आप देखिए, बहुत सवाल करवा रहा हूं, सेम टाइप के सवाल होते हैं। देखो नीट के लेवल में इतने ही सिंपल सवाल होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होते, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात होगी फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए